नमस्कार, जागरण बिजनेस आप देख रहे हैं। मैं हूं नीरज सेठी। तो बजट 1 फरवरी 2026 को आना और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को लगातार 9वीं बार पेश करने जा रही हैं। और ख़ास बात यह है कि इस बजट के लिए जैसे हर साल अलग अलग सेक्टर्स को कुछ उम्मीदें होती हैं, तो इस बार भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। और उम्मीदों में से आज हम विशेष तौर पर दो खास सेक्टर्स की बात करेंगे, जिसमें से एक है डिफेंस। हमेशा से ही जो दुनिया में उथल पुथल चल रही है, तो ऐसे में डिफेंस काफ़ी गरमाया हुआ टॉपिक भी है। और दूसरा है एनर्जी सेक्टर, क्योंकि अगर हमें भविष्य का सोचना है तो एनर्जी को हमें क्लीन करना पड़ेगा, और यही सरकार का सपना भी है। और उसी पर अब शायद सरकार आगे बढ़ने का सोच भी रही है। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ी हैं। विजय लक्ष्मी अंबाला जी हैं, जो कि फाउंडर हैं SMT यानी कि स्टॉक मार्केट टुडे की। बहुत बहुत स्वागत है विजय लक्ष्मी जी। Thank you so much for having me here on this discussion. Thank you. हम सबसे पहले डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं। डिफेंस एक ऐसा सेक्टर जिसमें हमेशा से ही हम देखते हैं कि बजट हमेशा उम्मीद करते हैं कि बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। और आज के दिन की अगर बात की जाए तो आज जैसे दुनिया में उथल पुथल है, हमेशा हमें थ्रेट रहता है पाकिस्तान से, चाइना से। तो ऐसे में हमेशा एक आवाज़ आम लोगों के मन से आती है कि डिफेंस मजबूत होना चाहिए। हमने देखा कि इंडिया पाकिस्तान टेंशन के दौरान भी वो बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ी भी, हमारे पास जो रूस के उपकरण थे वो काफ़ी हद तक हेल्प भी किया। तो ऐसे में इस बजट में हम क्या उम्मीदें कर सकते हैं सरकार से डिफेंस सेक्टर को लेकर, खासतौर पर अगर पूछा जाए तो? जी, तो देखिए डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है, टू एज एन ह्यूमन बीइंग कोई नहीं चाहता कि डिफेंस के ऊपर बजट बढ़े। एवरीबॉडी वांट्स एंड लव द पीस अराउंड। लेकिन मजबूरियां ऐसी हैं कि जितने जैसे आपके रिलेशंस, आपके जियोपॉलिटिकल टेंशंस के अराउंड का जो सिचुएशन है, मजबूरी ऐसी है कि आपको सेल्फ रेजिलिएंट एंड स्ट्रॉन्ग ये दोनों होना जरूरी है। और स्पेसिफिकली जब जब आप एक उभरती हुई एक मजबूत आवाज बन रहे हो अराउंड द वर्ल्ड। सो उस कंडीशन में जो डिफेंस का जो बजट है, मुझे लगता है कि डिफेंस के बजट में इस बार भी थोड़ा बहुत 10 to 15% का इंक्रीमेंट हो सकता है। अब ये बजट को जस्टिफिकेशन, फिस्कल डेफिसिट तो हम सबको पता ही है कि अच्छा खासा चल रहा है, बट डिफेंस पर फोकस जो है इस बार भी अच्छा खासा रहेगा। दैट इज व्हाट वी कैन एनालाइज। एंड इसी के चलते डिफेंस में अगर आप एक इन्वेस्टमेंट सिर्फ बजट तक के हिसाब से देख रहे हैं, देन यू माइट गेट मिस्टेकन। बिकॉज जब डिफेंस की बात हो रही है तो आपके एक आउटले की बात हो रही है, जो कि अगले कुछ क्वार्टर्स में, कुछ सालों में आपको दिखेगा। जो भी स्कीम्स वगैरह आएंगी वो अगले सालों का वादा है, ना कि कुछ हफ्तों का। तो अगर आप उस नजरिए से ही अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करें, उस नजरिए के साथ में, तो आपको फायदा होगा। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो यू माइट गेट डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि कुछ ऐसे सेक्टर्स रहे हैं जब आपका एक तरफ आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, राइट, एक तरफ आपका FPI आउटफ्लो यानी आपका जो फॉरेन फंड्स है वो बहुत ज्यादा, बहुत हाई पेस पर आपकी मार्केट से बाहर जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें प्रेशर डाल रही हैं डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर। साथ में जियोपॉलिटिकल टेंशंस तो है ही। तो एक तरफ ऐसा सिचुएशन है कि इस मार्केट को सपोर्ट मिलना चाहिए था, लेकिन जो डिफेंस है, जो बाहर का ये जो डरावना फैक्टर बोल सकते हैं, जो क्योंकि वॉर का नाम कोई सुनना नहीं चाहता है, कोई भी मार्केट को वॉर पसंद नहीं है। चाहे किसी भी मार्केट को लीजिए, चाहे डेवलप्ड मार्केट को लीजिए, इमर्जिंग को लीजिए, नो वन वांट्स वॉर इन व्हेन यू आर एन इन्वेस्टर। तो वो चीज का एक कंसर्न रहेगा, जो कि शॉर्ट टर्म में तो शायद आपको डिफेंस के स्टॉक उतने कोई खास आउटमूव करते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन डाउन द लाइन विद इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू 2 क्वार्टर, 6 क्वार्टर आपको उसमें परफॉर्मेंस दिख जाएगी। तो नजरिया वैसे ही बनाइए। इस बार बजट ओरिएंटेड होकर के, बजट टाइम बाउंड होकर के पैसा ना लगाएं, तो इस बार ज्यादा बेहतर होगा। मैम, जैसा कि उम्मीद के हिसाब से देखा जाए तो जैसे आपने बताया कि जियोपॉलिटिकल टेंशन है, तो ऐसे में उम्मीद सरकार से ये है कि इस बार रक्षा बजट कुछ हद तक बढ़ सकता है। अब जब रक्षा बजट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है, जो स्वदेशी कंपनियां हैं जो रक्षा से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें बना रही हैं, तो ऐसे में उनके स्टॉक्स भी आगे की तरफ जा सकते हैं। तो कुछ स्टॉक्स आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि कैसे हम डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड खासतौर पर स्टॉक्स की बात, कुछ स्टॉक्स तो हैं जो HAL की तरह, या फिर BEML की बात की जाए तो ये सब तो हैं ही। इसके अलावा कोई ऐसा स्टॉक हो जिसकी फिलहाल कीमत कम हो, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि बजट के बाद ये जो है रॉकेट की तरफ फ्लाई कर सकता है?
ओके, तो देखिए आप कुछ ऐसे स्टॉक्स देखिए जो कि आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, पहली बात तो पीएसयू के नाम तो सभी को पता है, बट देयर आर सर्टेन स्टॉक्स जैसे कि आप आइडिया फोर्ज देखें। आइडिया हम्म। फोर्ज आज के डेट में 450-60 के आसपास आया है और ये न्यू एज एरा डिफेंस में सपोर्ट करता है। आप जो अभी हमने पिछले समय में देखा कि जो ऑपरेशन सिंदूर रहा या फिर आज के समय में जो जिस तरह से सर्वेलेंस बेस में जो सपोर्ट कर पाती हैं, आइडिया फोर्ज इज इन वन ऑफ द दैट प्राइवेट पॉकेट कंपनी। तो हम्म। अगर आप देख रहे हैं कि कहां पर एक अच्छी ग्रोथ, क्योंकि इसमें बजट मुझे लगता है कि इस चीज के ऊपर, चाहे आप किसी भी इसमें लीजिए, इस चीज के ऊपर सर्वेलेंस के ऊपर थोड़ा सा अराउंड द बॉर्डर्स पैसा बढ़ेगा। इसमें कुछ स्कीम्स भी आ सकती हैं कि जो जो ड्रोन्स बनाने वाली कंपनीज हैं, जो इस तरह के सर्वेलेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हैं, जो इस तरह के टेक्नोलॉजीज को प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हैं, अगर आप उसमें आ रहे हैं तो आपको कुछ इंसेंटिवाइज किया जा सकता है। तो इस नजर से अगर हम आइडिया फोर्स को देखें और अगले 1 से 1.5 साल का अगर व्यू लेकर चले, तो आज ये 450 के आसपास ट्रेड करने वाला ये स्टॉक बहुत लाइकली है कि हमें अगले 1-1.5 साल में 650 और 700 के भाव दिखा सके। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट को ढूंढ रहे हैं कहां पर करें, तो आइडिया फोर्स प्राइवेट पॉकेट से ठीक ठाक लगता है। बिल्कुल, आइडिया फोर्ज का एक नाम आपने बताया मैम। इसके अलावा भी अगर कोई और शेयर्स हैं जिस पर निगाह रखी जा सकती है, जिसके दाम और भी कम हो, क्योंकि अमूमन इन्वेस्टर्स ऐसा शेयर खोजते हैं जिसकी कीमत भी ज़्यादा ना हो लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा मिलने की उम्मीद रहे। तो वैसा कुछ अगर आप स्टॉक सुझाएं तो। देखिए, सस्ते का मतलब प्राइस टिकट भी नहीं होता है। हम्म। यस, 100-200 रुपए वाले स्टॉक्स में अमूमन ऐसा होता है कि एक मूवमेंट अच्छी बड़ी बन जाती है। लेकिन आप ये भी देखें कि कुछ स्टॉक्स, अगर अच्छा स्टॉक है तो अगर वो महंगा हो भी गया, जैसे 2000, 4000, 5000, एक लेवल बढ़ने के बाद उसमें स्टॉक स्प्लिट्स आ जाते हैं, हम्म। बोनस आ जाते हैं। तो प्राइस टिकट से सस्ता एक्सपेंसिव मत देखें, वैल्यूएशन से देखें, पीर्स कितने हैं वो देखें, मार्केट साइज कितना है उस इंडस्ट्री का वो देखें। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जैसे कि एमटीआर टेक है, ये 2500 के आसपास का, 2600 के आसपास का स्टॉक है, लेकिन फिर भी देखने लायक है। अभी बाकी फिलहाल अगर आप इस स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो 3000 से 3500 का अप मूव पेंडिंग है जो एमटीआर टेक में हमको दिख सकता है। तो मुझे लगता है कि आप छोटे स्टॉक्स देख रहे हैं तो साथ में क्वालिटी जरूर देखिएगा। रही बात एमटीआर टेक को कंसीडर करने वाले, 2200 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जरूर चल सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात आपने बताया कि अमूमन जो इन्वेस्टर्स देखते हैं कि कम कीमत वाले स्टॉक्स की तरफ रुझान उनका ज़्यादा रहता है। ये अच्छा है तमाम दर्शकों के लिए भी, जिस तरह से मैम बता रहे हैं कि आप अगर खाली कीमत देख के स्टॉक चुनेंगे तो ये आपको भविष्य में नुकसान भी कर सकता है। आप उसकी वैल्यू देखिए। जिस तरह से बोलते हैं कि अगर आप डिटेल्स जब तक स्टडी नहीं करेंगे तो बिना डिटेल स्टडी के उसमें पैसा मत लगाइए, क्योंकि उसमें फंसने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मैम, हम स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ भारत सरकार का एक लक्ष्य हमेशा से रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के खासतौर पर हम बात करें तो अब आत्मनिर्भर भारत का। और जब से प्रधानमंत्री ने ये पद संभाला है तब से उन्होंने ये बात की है आत्मनिर्भर भारत की। और ऐसे में उस कड़ी में हमने बहुत सारी चीजें बनाई और आज हम हथियारों के मामले में सक्षम होते जा रहे हैं। आज हम उस मुकाम पर पहुंच गए कि हम कई दूसरे देशों को भी सप्लाई कर रहे हैं, डिफेंस से जुड़े बहुत सारी उपकरण जो हैं। अब इस बजट में आपको कुछ लगता है कि इस तरह से और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए सरकार जोर दे सकती है, या फिर कुछ और जो हमारी स्वदेशी कंपनी है जैसे टाटा, उनको भी मौका मिला है, या फिर अडानी ग्रुप, उनको भी मौका मिला है, तो इस तरह से इनको बढ़ाने के लिए क्या कुछ स्कीम नजर आती है आपको, या फिर एक आम निवेशक के हिसाब से देखा जाए तो आप उम्मीद क्या करती हैं सरकार से आत्मनिर्भर भारत में और ज्यादा योगदान के हिसाब से? देखिए, जितना ज्यादा स्वदेशी प्रोडक्ट होगा, जितना ज्यादा आपके खुद के मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट होंगे, आप उतना ही ज्यादा उनको सस्ता बना पाओगे, क्योंकि आप प्रीमियम नहीं दे रहे हो। जो टेक्नोलॉजीज, जो लेबर, जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, उसके चलते आप प्रीमियम नहीं पे करेंगे, तो आप वहां पर अपने कम बजट में, कम बजट इन द सेंस कम लागत में आप अच्छे प्रोडक्ट्स को बना पाएंगे। ये एक बहुत अच्छी सी थीम है, ये एक बहुत अच्छा सा नजरिया है। और अगर आप एक आत्मनिर्भर भारत बनने की बात कर रहे हैं, उसके अराउंड आप पीएलआई स्कीम्स ला रहे हैं, तो अभी रिसेंट 2 न्यूज अभी देखिए, दोनों नाम आपने लिए। आपने अदानी का नाम लिया, जिन्होंने अभी अभी एक कंपनी एक्वायर की है उत्तर प्रदेश में, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उत्तर प्रदेश में जो आर्मनीज है उसको बनाने की उन्होंने बात की है। इनफैक्ट प्रोडक्शन शुरू हो गया है मेरे ख्याल से, अभी वो बहुत ही इसका आई थिंक उद्घाटन वगैरह बहुत लास्ट स्टेज पर है वो कंप्लीशन के। तो इस तरह के ये इंसेंटिवाइजेशन अगर हो रहे हैं, तो आप
भारत के हाथों को डिफेंस सेक्टर में मजबूत कर रहे हैं। और इसी तरह से एक और जो टाटा ने भी थोड़ा-सा टेक बेस में उन्होंने कुछ सपोर्ट करने के लिए इन्होंने ये लाया है। तो आई मीन टू से कि अगर जो बड़े ब्रांड्स हैं, अगर आप उनको थोड़ा-सा ना लिबरलाइज़ेशन दे दें कि हाँ, ठीक है, आप अपनी पॉकेट से तो आप थोड़ा-सा, क्योंकि डिफेंस जैसे ऐसे सेक्टर्स बन डिफेंस एक ऐसी इंडस्ट्री है, जहाँ पर आपको एक डीप पॉकेट्स लगती है। अब पूरा पैसा गवर्नमेंट नहीं लगा सकती, इट्स वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि बड़ा पैसा इसमें लगता है। तो अगर कुछ प्राइवेट हैंड्स आते हैं, आप उनको टैक्स के मामले में, थोड़े दिन के लिए सब्सिडी के मामले में, अगर आप इस तरह के अगर आप सिचुएशन लाते हैं उनके लिए, तो उनके लिए आसान हो जाता है। आर&डी पर जो समय लग रहा है, एक कॉन्फिडेंस आता है कि ठीक है, हमारे पास में गवर्नमेंट का सपोर्ट है। डायरेक्टली चाहे पीएलआई स्कीम से हो या ना हो, लेकिन अगर हमको टैक्सेशन में इस तरह से बेनिफिट मिल रहा है, तो लोग आते हैं, प्लेयर्स आते हैं, एंड इट इज नीडेड। एंड गवर्नमेंट का फोकस मुझे लगता है कि इसी बात पर इस बजट में रहने वाला है। जी, बिल्कुल उम्मीद तो यही कर सकते हैं कि डिफेंस पर तो फोकस रहेगा। सरकार का रहेगा ही, और खास तौर पर अगर अपने यहाँ उसको बनाने के अगर हम वैसा माहौल क्रिएट करते तो निश्चित तौर पर यहाँ की जो स्वदेशी कंपनियां हैं उनको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिल ही सकता है। मैम, इसके अलावा डिफेंस के अलावा एक और सेक्टर है जिसकी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है और भविष्य भी उसका नज़र आता है। हम एनर्जी सेक्टर की बात कर रहे हैं, और एनर्जी सेक्टर की जब बात करते हैं तो सरकार का यहाँ भी एक लक्ष्य है, क्लीन एनर्जी। नितिन गडकरी कई बार अपने मुंह से ये बात बोल चुके कि क्लीन एनर्जी का ही टारगेट हमने रखा, और आने वाले वक्त में हम पेट्रोल डीजल की जो कंजम्पशन है उसे खत्म करके ऐसी चीजें बनाना चाहते हैं जिसमें पोल्यूशन भी ना हो और हमें एक्स्ट्रा बर्डन भी हमारे ऊपर ना पड़े। क्लीन एनर्जी सेक्टर के बारे में थोड़ा बताइए मैम, इसमें आप किस तरह से उम्मीदें करते हैं सरकार से, और इस बजट में क्या हम मान सकते हैं कि इस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए सरकार कोई बड़ा अनाउंसमेंट कर सकती है क्या? देखिए, हमने पार्ट्स में इस चीज के गवर्नमेंट के पहले तो क्यों करना है, क्यों करना पड़ेगा, ये समझते हैं। अभी जी। कोई भी आ जाता है, देखिए वर्ल्ड वॉर जैसी बातें बोलते हैं लोग, जिनके पास में क्रूड है वो बोलने लगते हैं कि हम क्रूड पे दाम कभी भी बढ़ा देंगे, कभी भी घटा देंगे। सो दीज थिंग्स आर एंड स्पेशली व्हेन जब आप क्रूड इंपोर्ट करते हो, क्रूड इंपोर्ट का मतलब जब आप एनर्जी को इंपोर्ट करते हो, तो आपके लिए अनसर्टेनिटी हमेशा खड़ी रहती है, राइट? सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया जो कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, चाहे आप किसी भी न्यू एरा के बिजनेस को लीजिए, आप ईवी उठाइए, आप एनर्जी, आप डेटा सेंटर उठाइए, हम कंज्यूमर बहुत बड़े हैं और एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत वास्ट है। नाउ सेइंग दिस, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम अपने आप को एज एन इकोनॉमी, एज एन कंट्री सेल्फ रेजिलिएंट बनाएं एनर्जी सेगमेंट पर, ताकि जो डिपेंडेंसी है उसका असर, या थ्रेट बोलिए, मुझे ज्यादा वर्ड यहाँ पर थ्रेट समझ में आता है, कि अगर कोई भी आए ये बोले कि हम एनर्जी सप्लाई तुम्हारा कम कर देंगे, हाँ ठीक है भैया, आई हैव सम सॉल्यूशंस विद मी। तो उस चीज के सिंपल लेमैन की भाषा से अगर हम इसको समझें तो हम इस पॉइंट से इसको समझ सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एनर्जी को लेकर के हम सेल्फ रेजिलिएंट हों। और इसी के चलते जो पिछले 5 सालों में हम देखेंगे कि जो पीवी मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग को जो सपोर्ट मिला, बहुत स्कीम्स आए, एंड इसी के चलते आपने ये भी देखा कि पिछले 5 सालों में जितनी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टेब्लिश्ड हुई, जितनी ईपीसी कंपनीज भारत में स्टेब्लिश्ड हुई, उससे पहले इतनी कभी नहीं हुई थी, बिकॉज इट्स अ न्यू एज, राइट? इसी तरह से सोलार विंड जैसी जो कंपनीज, जैसे एसजेवीएन हुआ, एसडब्ल्यू सोलार हुआ, तो जो ये कंपनीज है उनको भी कुछ जितना सोलार एनर्जी के ऊपर पीएलआई आया, ये विंड पावर है उसके ऊपर भी इस बार आना चाहिए। एंड रिसेंटली जो एक नया स्कीम अभी बिल जो पास हुआ था, शांति बिल, वो भी एनर्जी का एक एडिशनल रिसोर्स हमारे लिए बन सकता है। तो इस तरह के जो स्टॉक्स हैं इस सेक्टर्स पर, जो क्रूड से अलग, जो कोल से अलग जो एनर्जी आपको दे सकते हैं, वो रिन्यूएबल एनर्जी में कंसीडर किए जा रहे हैं, एंड उस स्टॉक पर आपका ध्यान फिलहाल आप चाहें तो बना के रख सकते हैं। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने रीजन समझा कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ताकि हम हर बार कोई ऐसे बोले कि तुम्हारे एनर्जी पर डिसरप्शन बार बार नहीं झेला जा सकता है, और दिस इज द टाइम, दिस इज द हाई टाइम जहां पर फोकस रहेगा। एंड जो पीएलआई है मुझे लगता है कि इस बार कंटिन्यू हो जाए। पिछली बार कुछ हुआ था कि थोड़ा सा पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग को थोड़े दिन के लिए रोका गया था, बट इस बार चांसेस हैं, क्योंकि आप देखें कि जो हमारी चाइना से जो इंपोर्ट होती है, बहुत पीवी मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल इंडिया में उतने लार्ज स्केल पर अभी हो नहीं पा रहा है। ज्यादातर प्रोडक्ट सेल्स हुए, आपके जो भी आपके सिल्वर मॉड्यूल्स हुए, वो ज्यादातर इंपोर्ट हो रहे हैं, वो चाइनीज मार्केट से हो रहे हैं। सो टू स्मूथ इट,
इसको थोड़ा सा और कंफर्ट लाने के लिए, मैन्युफैक्चरर्स को कंफर्ट लाने के लिए, मुझे ये नहीं, इतना ही नहीं है कि इंडिया में ही हम उसको सपोर्ट करेंगे, हमारे इस रिलेशन में चाइना से भी शायद हम कुछ अच्छी डील्स लाने की कोशिश करें, उनको अपनी मार्केट में कुछ एक्सेस दें, ताकि वो हमें थोड़ा सस्ता सप्लाई एक लॉन्ग टर्म में दे सके। और ये तभी पॉसिबल है क्योंकि अगर हम ईवी बेस्ड इकोनॉमी बन रहे हैं, ईवी बेस्ड एनर्जी वाली इकोनॉमी बन रहे हैं, क्योंकि आपको पता है सोलर एनर्जी के लिए आपको लग रहा है, तो उसके लिए कुछ प्रोडक्ट्स मेजर हैं जो हमारे मेजॉरिटी चाइना से इंपोर्ट होते हैं। तो वहां पर भी क्या कुछ होगा, थोड़ा सा वो भी एक बार देखना पड़ेगा। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट का जो फोकस है आगे इस एनर्जी सेगमेंट को लेकर के थोड़ा इंक्रीमेंट आई एम एक्सपेक्टिंग। और वैसे भी हाल ही में अभी सरकार ने थोड़ी सी कोशिश की भी है कि चाइना को और ज़्यादा एक्सेस इंडियन मार्केट का मिले, तो कुछ हद तक जो है इंडियन मार्केट को भी इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। मैम, आपने रिन्यूएबल एनर्जी का जिक्र किया, इसमें भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि हमेशा लोगों की पसंद भी रही हैं। कुछ ऐसे स्टॉक्स जो अभी भी अंडर वैल्यूड हैं और जिनमें अभी भी निवेश करने का मौका है, उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि लोग तो यही उसी हिसाब से सोचते हैं कि ये सेक्टर है अच्छा बूम करने वाला, तो इसमें अगर हम निवेश करें तो आने वाले 2 से 3 या फिर 4 से 5 सालों में अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। को कुछ स्टॉक्स बताइए, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिसका ऑलरेडी लोग जानते हैं, जैसे वारी एनर्जीज, एनटीपीसी, ये सब काफ़ी फेमस हैं। कुछ ऐसे स्टॉक्स जो अभी भी अंडर वैल्यूड हैं लेकिन अभी भी ज़्यादा लोग नहीं जानते, उसके बारे में बताइए। तो आप ऐसे स्टॉक्स को देखिए जो वायरिंग करते हैं, जो कॉपर वायरिंग बनाते हैं, राइट, क्योंकि वो लगता है, राइट। एंड आप ऐसे स्टॉक्स को देखिए, वारी तो आपने नाम ले लिया, लेकिन यू नो व्हाट, जो अभी एक रिसेंटली कंपनी लिस्ट हुई है इसी इंडस्ट्री में, यूटीएल, आप उसको देख सकते हैं जो कि प्राइस वाइज अभी ज्यादा बेटर है, इट्स न्यूली लिस्टेड कंपनी। तो उसमें हम एक बार यूटीएल सोलार, हम उसको एक बार जरूर दे सकते हैं, 200 के आसपास की कंपनी है। एंड वैल्यूएशन, जिस वैल्यूएशन पर ये कंपनी मार्केट में आई थी आईपीओ के टाइम पर, वो सेक्टर से बहुत ज्यादा महंगा, एक्सपेंसिवनेस नहीं था उसके अंदर। तो अभी 220 के आसपास ये क्लोज हुआ पिछले सेशन में। बहुत लाइकली है कि अगले 1 से 1.5 साल के अंदर मुझे सरप्राइज नहीं होगा कि ये 260 और 315 के आसपास निकल जाए। तो आप इस तरह के स्टॉक्स को देख सकते हैं जिन्होंने फिलहाल ओवर वैल्यूएशन आपसे चार्ज नहीं कर रहे हैं। या फिर अगर आप कॉपर की वायरिंग के अगर आप देखें तो आप आरआर केबल जैसी कंपनीज को देख सकते हैं। डायरेक्टली ये लिस्टेड नहीं, इसके साथ नहीं है, साथ में आप एआरएम को देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप सोलर एनर्जी में काम कर रहे हैं, मॉड्यूल्स ग्रीन एनर्जी में काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली है मॉड्यूल एनर्जी जनरेट कोई भी करे, लेकिन बैटरी बैकअप लगता है, राइट, इट्स अ प्रॉक्सी इन्वेस्टमेंट। तो आप एआरएम को देख सकते हैं जो अमर राजा एनर्जी बैटरी है, ताकि जब जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो होगी एनर्जी बैकअप की रिक्वायरमेंट भी पड़ेगी। एक्साइड इंडस्ट्रीज, आप इस तरह के स्टॉक्स को देख सकते हैं जिसमें कि एक पर्टिकुलर कंपनी की बैलेंस शीट, ये कंपनीज ऐसी हैं जो कि अलग अलग कंपनीज को अपने प्रोडक्ट प्रोवाइड करती हैं, राइट। तो एक पर्टिकुलर कंपनी को ऑर्डर मिले ना मिले, लेकिन क्योंकि इनकी क्लाइंटेल वो सब है, तो इसको बेनिफिट मिल जाएगा। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है सेफर साइड पर रहेगी। बिल्कुल, ये कुछ स्टॉक्स तो हैं ही जिस पर खास फोकस रह सकता है, और अगर आप बजट से पहले इन्हें खरीदना चाहें तो जैसे कि मैम ने सलाह दी कि इसमें आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको अच्छा खासा रिटर्न 1 से 1.5 साल में बनाकर दे सकता है। क्लीन एनर्जी की हम बात करें, जाहिर सी बात है स्कोप अभी बहुत ज़्यादा है और सरकार कई स्कीम्स भी चला रही है जिसके ज़रिए आप एनर्जी को क्रिएट भी कर सकते हैं और सरकार को बेच भी सकते हैं, चाहे हम बिजली की बात की जाए या फिर किसी और चीज़ों की बात की जाए। तो ऐसे में सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं। मैम, आपसे ये समझना चाहेंगे, क्लीन एनर्जी का क्योंकि स्कोप बहुत ज़्यादा है, तो आपने शेयर्स तो उसके रिलेटेड बता दिए, लेकिन सरकार की कुछ ऐसी योजनाएं भी होंगी जो पाइपलाइन में होंगी जिस पर ज़्यादा फोकस भी किया जा सकता है। क्लीन एनर्जी का अब बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है चाइना से, चाइना के साथ हमारे जो संबंध है उतने अच्छे हैं नहीं और वक्त वक्त पर बदलते रहते हैं। चाइना एक ऐसा पार्टनर भारत के लिए रहा है कि जिसको हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते, जैसे रूस के साथ संबंध है वैसे चीन के साथ संबंध नहीं रहे हैं। तो ऐसे में मैम, जियोपॉलिटिकल टेंशन का असर ज़रूर इन स्टॉक्स पर पड़ता ही है, एक स्टेटमेंट का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और जैसा कि बोलते भी है स्टॉक मार्केट में कि पूरी तरह से भावनाओं पर चलती है स्टॉक मार्केट, एक भी इमोशन और आपके स्टॉक्स डाउन हो जाएंगे। तो किस तरह से देख सकते हैं कि सरकार परमानेंट क्या इलाज कर सकती है ऐसी चीज़ों के लिए कि हम अपने यहाँ ही क्लीन एनर्जी को क्रिएट करें, अपने यहाँ के लोगों के लिए बनाएं उन, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें, हमारी कुल मिला के डिपेंडेंसी ना हो किसी और देश पर। उसके लिए क्या कुछ हम कर सकते हैं और सरकार किस तरह की योजना बना सकती है, इस पर आप कुछ बताएं
जी, तो देखिए सबसे ये जो प्रोडक्ट इसमें लगते हैं मिनरल्स। अब आपने मैं बोलने ही वाली थी लेकिन आपने उस चीज़ को ला कर के मुझे उस पॉइंट पर ही रख दिया है। जितने भी प्रोडक्ट्स आपको लग रहा है, आपको कॉपर लगेगा, आपको हम्म। सिल्वर लगेगा, आपको एल्यूमीनियम लगेगा, प्लास्टिक को साइड रख दीजिए। लेकिन इन सारे प्रोडक्ट्स के लिए एक फोकस्ड माइनिंग, मिनरल माइनिंग की ज़रूरत है एंड हम्म। दैट्स व्हाट वी गोइंग टू एक्सपीरियंस। ये एक ऐसा छुपा रुस्तम निकलेगा इस साल के इन्वेस्टमेंट के आइडियाज़ में कि गवर्नमेंट आप ना चाहते हुए भी बीइंग वी आर हम आई शुड से कि हम एनवायरनमेंट को बिल्कुल परेशान ना करना चाहें तो भी हमें माइनिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ये हमारी मजबूरी कह लीजिए या फिर जो आपने एक वर्ड लिया ताकि ये हमारी डिपेंडेंसी को कम करने का एक जरिया कह लीजिए। तो बहुत ही जरूरी है क्योंकि ट्रेड पैक्ट्स तो बनते हैं और फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं तो डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उन्हीं रिसोर्सेज को अपने आसपास अपनी कंट्री में अपने अपने अपनी लोकेशंस में अगर उनको फाइंड करके उनको प्रोटेक्शन शुरू करें तो चांसेस बनते हैं कि आप डिपेंडेंसी को कई हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। तो फिलहाल के समय में माइनिंग के ऊपर भी आप देखेंगे बजट के दौरान में कि माइनिंग के लिए कुछ कई सारी चीजें इस बार निकल के आ सकती हैं। अब चाहे वो लिथियम आयन बैटरी की बात करें तो अरावली की बात हुई थी। कॉपर को लेकर के नॉर्थ साउथ पैक्ट में बात हुई थी। तो एनर्जी को ले ये इन सारे मिनरल प्रोडक्ट पर माइनिंग का फोकस भी इस बार रहेगा। सो रही बात कि हम डिपेंडेंसी को कैसे कंट्रोल करें तो आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन जिसको बोलते हैं ना, आप हम्म। उस मुद्दे पे काम कर लीजिए ताकि आपकी डिपेंडेंसी ही कम हो जाए। तो ये तो हो सकता है कि माइनिंग पर गवर्नमेंट का फोकस इस बार के बजट में ज्यादा दिखे। दूसरा, जिस चीज को लेकर के एक चीज और है, एक क्लस्टर मैन्युफैक्चरिंग अगर हम शुरू कर सके ताकि हमारी जो कॉस्ट है उसको कई हद तक जिस एरिया का जो स्पेशलाइजेशन है पुराने समय से भी होता आया है लेकिन उसको अगर फोकस करके हम क्लस्टर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ध्यान दें तो इसका भी एक बेनिफिट मिल सकता है ताकि जो प्रोडक्ट प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है, जो एरिया में जो मिनरल जो चीज ज्यादा हो रही है हम उसी पर अगर फोकस करके काम करें तो वहां पर भी थोड़ा बहुत फोकस दिख सकता है। तो रही बात कि चाइना के साथ में जो स्वीट रिलेशन हमारे रशिया के साथ में है वैसे चाइना के साथ नहीं है और ना ही अब रहे हैं आपके यूएसए के साथ पे। तो रही इसको टैकल करने के लिए इट्स काइंड ऑफ ट्रिकी थिंग बिकॉज चाइना इज समथिंग अ वेरी स्मार्ट कंट्री। 20 साल में पिछले 20 साल 25 साल में वो आज यहाँ पर खड़ा है तो बिना स्मार्टनेस के नहीं हुआ है। तो इसके लिए वो बहुत कुछ मांग सकते हैं हमसे कि आपकी मार्केट में जो स्टील के ऊपर जो अभी हम लोगों ने एक्साइज हटाया लगाया था हो सकता है कि उसकी डिमांड करे कि हमारे आपके मार्केट में वो हटाओ। तो बट इट्स अ काइंड ऑफ अ बार्टर डील। तो कुछ पॉजिटिव मिलेगा अगर हमको एनर्जी पर डिपेंडेंसी लानी है तो कुछ पॉजिटिव हमको मिलेगा कि हमको उनके साथ अच्छे ट्रेड पैक्ट्स बनाने पड़ेंगे। मजबूरी है बनाने पड़ेंगे मतलब वी कांट से कि हम नहीं कर रहे हैं वो वाला सिचुएशन रही नहीं है अभी। और कुछ चीजों में हमको इजी एक्सेस देना पड़ेगा जैसे मोबाइल को हमको इजी एक्सेस देना ही पड़ेगा मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स में ईएमएस में। देन वी हैव टू गिव देम इजी एक्सेस इन स्टील सेक्टर एंड हो सकता है कि हमको उनको इजी एक्सेस अपने रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भी देना पड़े। जी बिल्कुल, यही सब चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हो जाएंगी क्योंकि अगर चाइना इन लिथियम जैसी चीज़ें रोकता है तो निश्चित तौर पर हमारा जो ईवीज का जुड़ा हुआ बिजनेस है वो कोलैप्स कर सकता है। तो सरकार ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगी क्योंकि हम सोच भी इसी दिशा में रहे कि पेट्रोल डीजल को खत्म करके अब जो है क्लीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ा जाए। उस हिसाब से इंतज़ाम पहले से ही करने पड़ेंगे और इस इंतज़ाम की जो शुरुआत है वो शायद बजट 2026 से ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करने जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ जुड़ी थी स्टॉक मार्केट टुडे की फाउंडर विजय लक्ष्मी अंबाला जी। उन्होंने बताया कि किस तरह से डिफेंस और एनर्जी सेक्टर में भविष्य बहुत ज़्यादा है और इस बजट में भी दोनों ही सेक्टर्स पर अच्छी खासी हम उम्मीदें कर सकते हैं, अच्छी खासी अनाउंसमेंट होने की काफ़ी ज़्यादा हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। तो देखना पड़ेगा कि वित्त मंत्री किस तरह से अनाउंस करती है इन सेक्टर के लिए और इसके वजह से ही इनसे जुड़े जो स्टॉक्स हैं उन पर भी निश्चित तौर पर असर देखने को मिलेगा। बहरहाल आप बिजनेस जगत की खबरों के लिए बने रह सकते हैं जागरण बिजनेस के साथ और क्योंकि यहाँ हम लगातार बजट से रिलेटेड स्टोरीज आप तक और डिस्कशन यूं ही लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।